एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम आपका हिंदी व्याकरण का एक नया और टॉपिक संज्ञा के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा जो हिंदी व्याकरण है वो 3 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? 3। हिंदी व्याकरण के 3 विभाग किए गए हैं। एक तो आता है वर्ण, एक आता है शब्द विचार और तीसरा आता है वाक्य विचार। वर्णों से क्या बनते हैं? शब्द। वर्णों से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। और शब्द जब शब्द क्या होता है? कोई सार्थक होता है, यानी कि शब्द क्या बताता है? किसी का अर्थ बताता है। अर्थ शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो क्या बनता है? पद बनता है। तो वर्ण से बने शब्द और शब्द से क्या बनते हैं? पद बनते हैं। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सार्थक शब्द और एक होता है निरर्थक शब्द। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है, जैसे मैंने कहा पानी। निरर्थक वो शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे मैंने कहा वाणी। तो शब्दों के भेद 3 प्रकार से बताए गए हैं। उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर और आपके प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो होते हैं दोस्तों 8। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। 4 तो होते हैं आपके विकारी शब्द और 4 आपके होते हैं अविकारी शब्द। 4 कौन से होते हैं? विकारी, और 4 आपके होते हैं अविकारी। विकारी शब्दों में आपके आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? संज्ञा का है। तो सबसे पहले हम समझते हैं विकारी शब्द होते क्या हैं। विकारी शब्द, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन या बदलाव। विकार का अर्थ क्या होता है? किसी में परिवर्तन होना या उसमें बदलाव हो जाना। तो जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से परिवर्तित होते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण से देखते हैं, जैसे मैंने एक लड़का देखा, उस लड़के के साथ उसका भाई भी था। कुछ लड़कों ने उसे पकड़ लिया, इतने में एक लड़के ने आकर उसे बचा लिया। उक्त पंक्तियों में जो लड़का शब्द आया है उसके अनेक रूपांतरण हुए हैं और यह रूप परिवर्तन या रूप विकार वचन, कारक, लिंग के कारण हुआ है, इसलिए लड़का यहाँ पर क्या है? विकारी शब्द है। जो ये लड़का शब्द आया है इन 4 वाक्यों में, तो ये क्या है? ये लड़का क्या है? विकारी शब्द है। यानी कि इसके हर बार क्या होते गए? रूप परिवर्तन होते गए, चाहे लिंग के आधार पर, चाहे वचन के आधार पर, चाहे काल के आधार पर क्या होते गए? इसके रूप परिवर्तन होते गए। आगे हम बात करते हैं, जो विकारी शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो आज हम जिस पर्टिकुलर विषय के ऊपर यानी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो कौन सा है? संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम या किसी गुण को क्या करता है? प्रकट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम या किसी गुण को प्रकट करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संज्ञा कहते हैं। उदाहरण से देखते हैं, जैसे भारत हमारा प्यारा देश है। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, है नहीं आएगा थे। हरियाणा भारत का सर्वाधिक प्रगतिशील राज्य है। चंडीगढ़ सुंदर नगर है। स्त्रियां चांदी और सोने के गहने पहनती हैं। ऊपर के वाक्यों में भारत, हरियाणा, जो चंडीगढ़, ये जो 3 शब्द आए हैं ये क्या है? किसी स्थान का बोध करा रहे हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी एक व्यक्ति का नाम बताया गया है। इस प्रकार नगर, स्त्रियां और गहने ये क्या है? ये पूरी जाति का क्या करा रहे हैं? पूरी जाति को बता रहे हैं। तो पूरी जाति का जो समूह है उसकी ओर ये इंगित कर रहे हैं। ये क्या है? आपका संज्ञा। संज्ञा के भेद। अब आते हैं संज्ञा के भेद। अर्थ के आधार पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये आपके अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद बताए गए हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद बताए हैं? 5। और आधुनिक मान्यता के आधार पर संज्ञा के भेद बताए गए हैं 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और जो ये जातिवाचक संज्ञा है ये आगे चलकर 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। एक तो आता है समूहवाचक संज्ञा और एक आता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आपसे अगर अर्थ के आधार पर पूछा जाए तो आप बताएंगे 5, और आधुनिक मान्यता के आधार पर अगर आपसे संज्ञा के भेद पूछे जाते हैं तो कितने बताओगे? 3। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये मैंने यहाँ पर बता दिया आपको कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं।
संज्ञा के कितने भेद होते हैं? आधुनिक मान्यता के आधार पर 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ये जो जातिवाचक संज्ञा है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, व्यक्तिवाचक जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान आदि का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा, जमुना, हिमालय, लाल किला। ये सब क्या है? ये सब किसी विशेष नाम को, प्राणी को, जाति को बता रहे हैं। मैंने एक उदाहरण दिया है, गंगा नदी भारत की पवित्र नदी है। तो यहाँ पे जो गंगा है, गंगा क्या है? यहाँ पे व्यक्तिवाचक है। क्यों है व्यक्तिवाचक? क्योंकि यहाँ पर नदी का नाम बता दिया गया है। यहाँ पर नदी का नाम बता दिया। अगर यहाँ पर होता खाली नदी तो ये किस में चला जाता? ये जातिवाचक संज्ञा में चला जाता। लेकिन यहाँ पर नदी का नाम बताया गया है और नदी का नाम क्या आया है? गंगा। गंगा क्या है? भारत की पवित्र नदी है। अब जो ये भारत शब्द आया है ये भी क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जो नदी है ये क्या है? ये एक जातिवाचक संज्ञा है। बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा के ऊपर। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु और समुदाय की पूरी जाति को क्या करते हैं? इंगित करते हैं, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि फल है, सब्जी है, पुस्तक है, पशु है, पक्षी, जानवर, पर्वत, घर आदि। फल तो कोई भी हो सकता है, आम हो सकता है, केला हो सकता है। सब्जी भी तरह तरह की होती है। पुस्तकों के भी अनेक नाम होते हैं। पशु पूरी जाति वर्ग का बोध करा रहा है। पक्षी भी पूरी जाति का, जानवर भी, पर्वत भी और घर भी। तो गाय को हिंदू धर्म में एक पवित्र पशु माना जाता है। तो जो ये गाय शब्द है ये यहाँ पर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्योंकि गाय चाहे भारत की देख लो, चाहे यहाँ पे हरियाणा की देख लो, चाहे पूरे भारत की गाय को देख लो, गाय तो गाय है, वो किसी पशु का क्या करा रही है? बोध करा रही है। तो यहाँ पर गाय क्या है? गाय यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। आगे बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जो जातिवाचक संज्ञा है इसके 2 भेद बताए गए हैं। एक आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जो शब्द ठोस, द्रव, गैस, धातु आदि का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, पानी, दूध, कोयला आदि। आजकल सोने का भाव आसमान छू रहा है। तो जो ये सोना आया है ये क्या है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द समूह का बोध कराते हैं वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यह हमेशा एक वचन में होता है। जैसे कि परिवार, मेला, भीड़, कक्षा, फौज, सेना आदि। ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञाएं हैं। एक बात और ध्यान रखना, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो हमेशा एक वचन में आएगी और जो जातिवाचक संज्ञा है वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होती है। मोहन अपने परिवार के साथ दिल्ली रहता है। तो यहाँ पर जो परिवार शब्द आया है ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। क्योंकि परिवार में मम्मी, पापा, भाई, बहन यानी कि पूरा परिवार रहता है। तो ये किसी समूह का बोध करा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाती है? समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। आगे हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, मन के भाव या अवस्था का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बचपन, दुख, सुख, अहिंसा, दया, क्षमा, क्रोध, प्यार, सुंदरता, हंसी, मिठास, हैरानी। ये सब क्या है? भाव है, हमारे मन के भाव हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है, इन्हें हम हाथ से छू नहीं सकते, इनका स्थूल रूप नहीं देख सकते। यानी जो भाववाचक संज्ञा है इनको न तो हम छू सकते हैं और न ही हम इनको देख सकते हैं, बल्कि इनको हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे गुलाब का फूल, तो गुलाब के फूल का चित्र सामने आता है। मैंने आपसे कहा गुलाब का फूल कहते ही आपके सामने क्या आता है? गुलाब का जो फूल है उसका चित्र आपकी आंखों के सामने घूमने लगता है। पर खुशबू कहने पर उसका कोई चित्र सामने नहीं आता, किंतु इसे महसूस किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इसे महसूस किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा
के बहुवचन रूप नहीं बनाए जा सकते। जो भाववाचक संज्ञा है उसके बहुवचन रूप हम नहीं बना सकते। जातिवाचक संज्ञा बहुवचन में आएगी और व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन में आएगी। भाववाचक जो संज्ञाएं हैं वो 4 प्रकार से बनाई जाती हैं। किस किस से बनाई जाती हैं? जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से, और एक अवयव से भी बताया जाता है। जो भाववाचक जो संज्ञा है वो वैसे तो 4 प्रकार से बताई जाती है, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से, लेकिन क्या एक और बताया जाता है, वो किससे बताया जाता है? अवयव से। भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे जातिवाचक से हमने भाववाचक संज्ञा बनाना है। जातिवाचक क्या है? बूढ़ा, और भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी? बुढ़ापा। स्त्री क्या है? जातिवाचक, और स्त्री तो क्या है? भाववाचक। पंडित क्या है? जातिवाचक, और पंडिताई क्या है? भाववाचक। इंसान क्या है? जातिवाचक, और इंसानियत क्या है? यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। जो ये शब्द है ये किसी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, और ये शब्द आए हैं इनका जब हम इनमें जब हम प्रत्यय लगा देते हैं तो ये क्या बताते हैं? ये भाव को इंगित करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी कभी जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग होती है, जब उसका प्रयोग किसी एक व्यक्ति के नाम का सूचक न होकर एक जाति या उस नाम को अनेक व्यक्तियों का बोध करने में किया जाता है। जैसे भारत में आज भी विभीषणों और जयचंदों की कमी नहीं है, कालिदास भारत का शेक्सपियर है। 2 वाक्य आए हैं आपके सामने। एक तो आया है कि भारत में आज भी विभीषणों और जयचंदों की कमी नहीं है, कालिदास क्या है? भारत का शेक्सपियर है। भारत का हर बालक भगत सिंह और हर नारी लक्ष्मीबाई है, गांव में सीता और सावित्रियों की कमी नहीं है। अभी भी न जाने कितने प्रेमचंद और निराला कष्टमय जीवन बिता रहे हैं। इन वाक्यों में जो विभीषण है, जयचंद है, शेक्सपियर है, भगत सिंह है, लक्ष्मीबाई है, सीता है, सावित्री, प्रेमचंद और निराला, ये सब क्या है? एक व्यक्ति के नाम है, और क्रमशः व्यक्ति के नाम होते हुए भी ये क्या कर रहे हैं? जैसे विभीषण क्या है? देशद्रोही है। शेक्सपियर क्या थे? एक कलाकार थे। पराक्रमी वीर कौन थे? भगत सिंह थे। पतिव्रता कौन थी? सतीव्रता थी। और महान लेखक कौन थे? जो प्रेमचंद निराला हुए हैं वो क्या हुए हैं? महान लेखक हुए हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये इनके व्यापक अर्थ को बता रहे हैं, व्यापक अर्थ की ओर इशारा कर रहे हैं, अतः इन्हें हम जातिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत ही माना जाएगा। किसके अंतर्गत माना जाएगा इनको? इन्हें जातिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत ही माना जाएगा। आगे हम बात करते हैं, कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है, जब वह शब्द समग्र जाति का बोध न करा के केवल एक व्यक्ति का बोधक बन जाता है। यानी जो जातिवाचक संज्ञा है वो कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होती है, और प्रयोग तब होती है जब वो पूरी जाति का बोध न करा के किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष की ओर क्या कर रही है? इशारा कर रही है। जैसे नेहरू के श्रवगाह से संसार में शोक छा गया, गांधी भारत के राष्ट्रपिता थे, नेताजी अब नहीं रहे, टैगोर की गीतांजलि एक महान रचना है, मुझे पंत जी की कविता पसंद है। तो जो ये वाक्य दिए गए हैं आपके सामने, नेहरू, गांधी, नेताजी, टैगोर, पंत, ये शब्द क्या है? जातिवाचक हैं, परंतु उनका संकेत केवल एक व्यक्ति विशेष यानी कि जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर और सुमित्रा नंदन पंत के अर्थ में ही किए गए हैं। अतः ये संज्ञाएं क्या है? जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक में ही मानी जाएंगी। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मित्रता, आपसे मित्रता जो ये शब्द दिया गया है, भाववाचक संज्ञा किस संज्ञा से बनी है? जो मित्रता क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है, और ये पूछा गया है आपसे ये किस संज्ञा से बनी है? ये जातिवाचक संज्ञा से बनी है, सर्वनाम से बनी है, विशेषण से बनी है, या फिर क्रिया से बनी है? तो जो मित्रता भाववाचक संज्ञा बनी है ये किससे बनी है? मित्र से बनी है। तो मित्र आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा क्यों हो जाएगा मित्र? क्योंकि ये पूरी जाति का क्या करा रहा है? बोध करा रहा है। आगे हम बात करते हैं, जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य नहीं है। मैंने ट्रिक बताई है, जातिवाचक संज्ञा हमेशा किस में प्रयोग होती है? बहुवचन में प्रयोग होती है, और जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो एक वचन में प्रयोग होती है। तो देखते हैं, आजकल की पढ़ाइयां बहुत महंगी हैं, बहुवचन है,
ऊंचाइयां नापनी है तो पर्वतों की सैर करो बहुवचन है। कभी कभी बुराइयां ही अच्छाई बन जाती हैं, बहुवचन है यहाँ पर। अगला वाक्य आया है, मैंने अनुभव किया है कि उसे ऊंचाई से डर लगता है। ऊंचाई यहाँ पर क्या है, भाव है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऊंचाई यहाँ पर क्या है, भाव है। तो इस कारण ये आपका आंसर सही हो जाएगा। किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है? जो भाववाचक संज्ञा है उसका निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है। बचपन, कैशोर्य, ऐश्वर्य और मातृत्व। तो बचपन, बच्चा से क्या बना है, बचपन। किशोर से क्या बना है, कैशोर्य। ईश्वर से क्या बना है, ऐश्वर्य। और मातृ से क्या बना है, मातृत्व। तो जो बच्चा है, किशोर है और मातृ है, ये तीनों क्या कर रहे हैं, ये एक जाति का बोध करा रहे हैं। लेकिन जो ईश्वर है वो किसी व्यक्ति का बोध करा रहा है। और ईश्वर क्या है, ईश्वर एक व्यक्ति है। किसी न किसी की तो सत्ता है हमारे इस संसार में, जिसके कारण क्या है, हम सांस लेते हैं या हम जीवित हैं। तो व्यक्ति, ईश्वर यहाँ पर क्या बताया गया है, एक व्यक्ति के रूप में बताया गया है। मोहन का परिवार दिल्ली में रहता है। परिवार शब्द का संज्ञा बताओ। तो जो परिवार शब्द है ये पूछा गया है आपसे कि इसमें कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो जो ये परिवार शब्द आया है ये आया है समूहवाचक संज्ञा का क्या है, उदाहरण है। अगर समूहवाचक संज्ञा की जगह जातिवाचक संज्ञा होता तो ये भी सही माना जाता, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा के ही दो भेद है, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये था आपका संज्ञा का टॉपिक। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो नीचे कमेंट जरूर किया करो, फीडबैक देते